तो हमने स्पेसिफिक हीट की डिस्कशन जब की थी तो हमने देखा था कि टेम्परेचर को मापना मेजर करना कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर और हीट के बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करना और वो कितना इम्पॉर्टेंट था थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में उसकी प्रोग्रेस में। राइट। तो हमने स्पेसिफिक हीट के दौरान एक रिलेशनशिप और डिफाइन किया। राइट। हीट ऑफ फ्यूजन की जब बात कर रहे थे हमने एक और रिलेशनशिप डिफाइन किया। आज हम एक तीसरा रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक हीट के दौरान फेस चेंज नहीं हो रही थी। हीट ऑफ फ्यूजन के दौरान फेस चेंज हुई थी सॉलिड से लिक्विड में, और आज हम जो बात करेंगे उसमें फेस चेंज होगी सॉलिड से लिक्विड से गैस के बीच में। अगेन एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फेस चेंज बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और फेस चेंज प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर एक बहुत बड़ा फैक्टर है फेस चेंज के दौरान। आज हम सिर्फ एक छोटा सा पीस के बारे में डिस्कस करेंगे फेस चेंज में, जहाँ पे प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट रहता है 1 एटमॉस्फेयर। तो आप जो भी आज पढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके इसको ये मत समझें कि जो भी हमने पढ़ा है वो हर एक फेस चेंज के लिए एप्लीकेबल है। नहीं, फेस चेंज टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है और डिपेंडिंग अपॉन आपका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। राइट। आज हम सिंपल बात करेंगे उन केसेस के लिए जहाँ पे प्रेशर जो है आपका 1 एटमॉस्फेयर पर रहता है। और जैसे हमने हीट ऑफ फ्यूजन की डिस्कशन में देखा था, अगर आपके पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको आप हीट करना शुरू करते हो तो उसका टेम्परेचर जो है सरप्राइजिंगली इंक्रीज नहीं करता। वो इंक्रीज तब तक नहीं करता जब तक कि वो आइस जो है आपकी कंप्लीटली वाटर ना बन गई हो। हो सकता है मेरे पास आइस जो है वो अगर से 0 डिग्री से कम पे, ऐसे -5 डिग्री पे है, उसको मगर हीट करता हूँ तो -5 से टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा जब तक वो ज़ीरो ना बन जाए, और ज़ीरो पे आके वो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई मटेरियल है उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे या फिर मेल्टिंग पॉइंट पे, जो वाटर और आइस के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पॉइंट पे आके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद कर जाता है। नो मैटर जितनी मर्जी आप हीट सप्लाई करो, जब तक वो पूरा का पूरा मटेरियल लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाता तब तक टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू नहीं करता। तो इसको आप कंटिन्यू रखो आप। तो ये आपका कम्प्लीटली लिक्विड बन गया। अब इसको हीट कंटिन्यू रखो तो इसका वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इक्वेशन के हिसाब से। राइट। तो इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते रहो, हीट करते रहो, तो एक पॉइंट पे ये 100 डिग्री बन जाएगा टेम्परेचर जो इसका। राइट। जब 100 डिग्री बन जाएगा तो आप उसको हीट को कंटिन्यू करते रहो, सप्लाई करते रहो। अगेन एक मज़ेदार चीज़ होती है, हैरानी वाली बात होती है कि भाई जो टेम्परेचर है इसका 100 डिग्री ही रहता है, वो नहीं बढ़ता। ये स्टीम बनना शुरू हो जाता है वाटर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं जितनी मर्जी आप हीट सप्लाई कर दो। ऑफ कोर्स ये जो 100 डिग्री और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वैल्यूज़ जो है 1 एटमॉस्फेयर पे है। अगर इनका प्रेशर का वैल्यू चेंज हो जाता है, अगर 2 एटमॉस्फेयर बन जाता है या 3 एटमॉस्फेयर बन जाता है, तो इनकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेस चेंज जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। हमारी एग्जाम्पल्स में हमने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर माना, इसलिए हम ये वैल्यूज़ यूज़ करें, बट हमेशा याद रखिए फेस चेंज प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी मटेरियल जो है उसके फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता है जब तक वो पूरा का पूरा मटेरियल कन्वर्ट ना हो जाए। राइट। जस्ट इसको क्वांटिफाई करने के लिए, अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, तो इसको पूरे के पूरे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको अराउंड 539 कैलोरीज के आजू बाजू में उतनी आपको हीट एनर्जी चाहिए। और ये नंबर अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा नंबर है। इसको अगर आप हीट ऑफ फ्यूजन से कंपेयर करें तो वहाँ पे 80 कैलोरीज था। ये बहुत बड़ा नंबर है उसके कंपेयर करें। राइट। तो इस नंबर के ऊपर बाद में हम वीडियो में बात करेंगे, बट ये एक बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। राइट। यानी कोई मटेरियल दिया जाए मेरे को, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि भाई कितना एनर्जी चाहिए, कितना हीट एनर्जी चाहिए उस मटेरियल को उसके लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट करने में, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। राइट। तो इसके लिए अपने को जनरलाइज करना पड़ेगा। थोड़ा जनरलाइज के लिए पहला स्टेप क्या है, हमको एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एलवी। तो जैसे हमने हीट ऑफ फ्यूजन में देखा था, हमारे पास एक यूनिट मास लेते हैं लिक्विड स्टेट में, उसको आप हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और तब तक हीट एनर्जी आप देते रहते हैं जब तक वो यूनिट मास पूरा का पूरा लिक्विड से गैस नहीं बन जाता। और उस हीट एनर्जी को आप मेजर कीजिए, वो आपका
एलवी बन जाएगा, राइट। तो बोल क्या रहे हैं कि भाई हमारे पास एक यूनिट मास जो है उसको कितनी एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, ताकि उसको मैं कंप्लीटली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दूं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अगर आपके पास यूनिट मास के का पता है आपको, तो आप किसी भी मास के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे वो? तो किसी भी मास के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वुड बी Q इज इक्वल टू एल वी यूनिट मास के लिए, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, इनटू मास ऑफ द मटेरियल, राइट। तो जो इस केस में भी ऑपोजिट ट्रू होता है, रिवर्स ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 1 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको मेरे को अगर लिक्विड बनाने का है, तो उसमें 539 कैलोरीज मेरे को रिमूव करनी पड़ेगी। आपसे एक क्वेश्चन सोचने के लिए है कि अगर मेरे पास एक 1 ग्राम ऑफ स्टीम 100 की जगह वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको मेरे को अगर वाटर बनाने के, तो कितनी एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी? आप सोचिए इसके बारे में और इसको फिगर आउट करने की ट्राई कीजिए, राइट। तो लास्ट बात इसमें जो बोलना चाहता हूँ मैं ये कि भाई अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना हो, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम एक और रिलेशनशिप टेम्परेचर और हीट के बारे में आज बात करेंगे। बट अगर ये इक्वेशन देखो, इसमें टेम्परेचर तो है कहीं नहीं। स्पेसिफिक हीट की जब मैंने बात की थी वहाँ पे डेल्टा टी था, तो क्यू और डेल्टा टी के बीच में रिलेशनशिप था वहाँ पे हीट और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन यहाँ पे तो टी का कोई रेफरेंस ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो क्यों ये मैंने क्यों बोला भाई हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप आज बात करेंगे? तो हवा में बात कर रहा था क्या मैं? अगर आप ये बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल थोड़ा ध्यान में लाइए, तो इस इक्वेशन पे या फिर फेज चेंज पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो इस इक्वेशन के अंदर एक बिल्ट इन अजम्पशन है, एक छुपा हुआ राज है। हमने कुछ फ़र्ज़ किया हुआ है कि जब भी आप इक्वेशन यूज़ करोगे टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है आपके लिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर आप हीट सप्लाई कर रहे होते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको जो पूछना चाहिए कि भाई फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और वो हीट ऑफ फ्यूजन का इक्वेशन यूज़ करेंगे और अज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप फेज चेंज नहीं हो रहा है तो आप स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन यूज़ करेंगे और इसमें टेम्परेचर चेंज होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर, जैसे हमने हीट ऑफ फ्यूजन में देखा था, एल वी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट वैल्यू होती है और ये हम एक्सपेरिमेंट से पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की जो वैल्यू है वो 539 कैलोरीज पर ग्राम है। और इस वैल्यू को अगर आप कंपेयर करो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू से जो 80 कैलोरीज थी, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, राइट। नॉट ओनली दैट, अगर आप इसको बाकी मटेरियल के साथ कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल मरकरी के साथ कंपेयर करो, तो इसकी वैल्यू 8 गुना ज़्यादा है। तो वाटर काफ़ी वियर्ड तरीके से बिहेव करता है कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर मटेरियल्स काफ़ी सारी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कंपेयर टू लॉट ऑफ मटेरियल। ये एक्सपेंशन इसका प्रॉपर नहीं हो, एक्सपेंशन बाकी लिक्विड्स की तरह नहीं होता। तो काफ़ी वियर्ड सा बिहेवियर है वाटर का। बहरहाल लेट्स सी कि इस वैल्यू का मतलब क्या है। तो अगर आपके पास 100 ग्राम्स वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको आप फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो आपको 10,000 कैलोरीज उसमें से निकालनी पड़ेंगी, राइट ना। नाउ अभी अगर आप 100 ग्राम स्टीम लेते हैं, वाटर की जगह स्टीम लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेम टेम्परेचर पे, उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो आपको 64,000 कैलोरीज निकालनी पड़ेंगी उसमें से। ओनली चेंज किया आपने, क्या किया था, वाटर की जगह आपने स्टीम ले लिया था, राइट। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आएगी कि भाई स्टीम में काफ़ी कैपेसिटी है, स्टीम काफ़ी हीट एनर्जी कैरी कर सकता है, राइट। और ये सरप्राइजिंग की बात नहीं है कि आपके पास स्टीम इंजन होते हैं, आपके पास हीट इंजन नहीं होते हैं। और ये भी इत्तेफाक की बात नहीं है कि जो जेम्स वाट जिसको क्रेडिट दिया जाता है स्टीम इंजन बनाने का, वो जोसेफ ब्लैक के साथ दोनों इकट्ठे काम करते थे कि यूनिवर्सिटी में। और जोसेफ ब्लैक ने ये सारे कॉन्सेप्ट निकाले थे, हीट ऑफ वेपराइजेशन का, हीट ऑफ फ्यूजन का। इनफैक्ट उसने उस टाइम पे उसको लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट बोलते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही थे, राइट। जो स्टीम होती है आपकी, राइट, स्टीम काफ़ी एनर्जी कैरी कर सकती है और उसको आप काफ़ी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये तो हम सिर्फ 100 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो और प्रेशर इंक्रीज़ करो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो जाती हैं, राइट। और इनकेस अगर आप सोचते हो कि भाई ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की, सिंपल कैलकुलेशन, स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन यहाँ पे लगाओ,
स्पेसिफिक हीट और हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ तो आपकी वैल्यूज दोनों आ जाएंगी। और दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फेस चेंज जब होती है राइट, वो प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। और जब भी फेस चेंज होता है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं जब भी आपकी फेस चेंज हो रही है तो आपको नीचे आग जलानी पड़ेगी या फिर लकड़ें जलानी पड़ेगी फेस चेंज के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। उसको हम एक हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो माइकल फैराडे ने 1823 में, माइकल फैराडे जिनका नाम आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में काफ़ी सुना होगा, लेकिन हीट के स्पेस में भी उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन किए थे। तो माइकल फैराडे क्लोरीन की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था, तो क्या किया उसने, क्लोरीन हाइड्रेट के क्रिस्टल्स को एक ग्लास ट्यूब में डाला और उसको सील कर दिया। उस ग्लास ट्यूब का एक एंड उसको हीट करना चालू कर दिया और दूसरा एंड उसने आइस में डाल दिया। जब हीट करना शुरू किया तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलना चालू हो गई और काफ़ी और हीट करने के बाद कुछ ऑयली सा लिक्विड उसको दिखने लगा दूसरे एंड में, जो बहुत उसको कंफ्यूज किया, जिसको समझ में नहीं आया कि क्या है वो लिक्विड क्या है राइट। तो उसने क्या किया कि इसको ब्रेक करके तोड़ के देखना देखना चाहे कि भाई क्या है, क्या चल क्या रहा है अंदर राइट। तो जब उसने ग्लास ट्यूब को ब्रेक किया तो एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें उसको चोट भी आई, लेकिन ये जो ऑयली लिक्विड था ये तो गायब हो गया, तो मिला नहीं उसको। तो उस टाइम तो उसको समझ में नहीं आया कि भाई हुआ क्या उसके साथ राइट। लेकिन काफ़ी देर सोचने के बाद उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले। पहली बात उसने ये बोला कि भाई ये जो ऑयली लिक्विड था ये कुछ और नहीं बल्कि लिक्विड क्लोरीन था, मतलब कि क्लोरीन लिक्विफाई हो गई थी राइट। तो उसने कंक्लूड किया कि ऐसी गैसेस कुछ हैं जो हमारे पास, जो सिर्फ टेम्परेचर से ही कम करने से ही लिक्विफाई नहीं होगी, उनको आप राइट प्रेशर और राइट टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप गैसेस को हाई प्रेशर दें और लो टेम्परेचर दें तो काफ़ी सारी गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं राइट। यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है क्योंकि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, आपने हीट अप्लाई करना चालू कर दिया राइट। हैमिल्टन लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट अप्लाई कर रहे हो प्रेशर भी इंक्रीज होगा राइट। तो प्रेशर इंक्रीज होता रहा और एक पॉइंट पे जाके ये लिक्विफाई हो गया। और इस आइडिया को यूज़ करके ही हम अपनी जो परमानेंट गैसेस काफ़ी सारी हैं उनको लिक्विफाई कर पाए थे। उनको परमानेंट गैसेस ही इसलिए बोलते थे हम लोग, हमको लगता है कि वो लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे उनको कभी, यानी कि वो गैसी स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं। बट उसने हमको बताया भी एक राइट प्रेशर और राइट टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, आप कोई भी गैस लिक्विफाई कर सकते हो। हाइड्रोजन और हीलियम जो लास्ट रिमेनिंग परमानेंट गैसेस थी उसको भी हम लिक्विफाई कर पाए थे बाद में, जैसे हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो के वीडियो में देखा था, जेम्स वेबर और कैमलिन ऑनर्स ने हाइड्रोजन और हीलियम को भी लिक्विफाई कर दिया था और यही प्रिंसिपल यूज़ किया था उन्होंने। और ये जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है एब्सोल्यूट ज़ीरो पे पहुंचने का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो भी आपको थोड़ा समझ में आएगी भाई क्यों बोलता रहता हूँ प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात, जब उसने बोला कि भाई ये गायब हो गया तो उसने क्या बोला कि जब आपने ब्रेक किया तो ये प्रेशर काफ़ी कम हो गया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो ये लिक्विड क्लोरीन ने क्या किया, सराउंडिंग से आजू बाजू से हीट निकाली और वेपर बन गया, गैस बन गया राइट। तो बाहर से कहीं से हीट नहीं आई, उसने सराउंडिंग से ही हीट उठाया और स्टेट चेंज कर दिया उसने। लेकिन जब उसने जहाँ से सराउंडिंग से हीट निकाला वहाँ उसने कूलिंग प्रोड्यूस किया राइट। और यही आपका जो कॉन्सेप्ट है रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल कूलिंग ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इस चीज़ को साइक्लिक तरीके से कर सको तो आप कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके रेफ्रिजरेटर में अमोनिया के साथ यही होता है राइट। तो अगेन इस केस में देखोगे तो हीट कहीं से बाहर से नहीं आई, सराउंडिंग से ही हीट ली और बंदे ने फेस चेंज हो गया उसका और कूलिंग जो सराउंडिंग उसको उसने कूल कर दिया राइट। होपफुली अब इसके यानी कि थोड़ा आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं इस पे प्रेशर टेम्परेचर का मिक्स, बाहर से हीट ज़रूरत नहीं, उसके बारे में बोलता रहता हूँ। और लास्ट की चीज़ ये है कि जो मैंने ये ग्राफ है टेम्परेचर और हीट का अब तक का समरी है हमारे पास, कि दो पॉइंट ऐसे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे
टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ नहीं होता, टेम्परेचर सेम रहता है नो मैटर जितनी मर्जी आप हीट सप्लाई करो। जब तक पूरा का पूरा मटेरियल का फेस चेंज नहीं हो गया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर फेस चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा। फेस चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और जब फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ होगा, राइट। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वेरी क्लियर, बहुत श्योर हो जाओ कि भैया पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछो कि अपने आप से पूछो कि भाई फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फेस चेंज नहीं हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगेगा। फेस चेंज हो रहा है अगर, तो हीट ऑफ फ्यूजन या फिर हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।